हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 26 फरवरी 2024 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवा चुके हैं। यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक दे देंगे, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक आपको मिल जाएगी। और गाइज आज हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस इन लोगों ने हमें भेजे हैं। अंशुल गुप्ता जी जो कि शिमला से हैं, मिस्टर राजपूत जी, इसके अलावा तस्लीम अहमद जी जो कि बिहार से हैं, पिंकी जागेरिया जी जो कि पटना से हैं। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन हमें सेंड किए। यहाँ तक कि इन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें बता दिए हैं एग्जैक्ट पैटर्न और 100% सटीकता के साथ में। तो हम इन सभी क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए गाइस आगे बढ़ते हैं जीके जीएस करंट अफेयर की इस वीडियो में। क्लियर? यहाँ पर हम जीके जीएस के बाद में हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट कवर आपको करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है जीके जीएस करंट अफेयर का। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित रखती हैं, या सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम और ओडिसी। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना हैं और भारतीय नृत्य को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। वह 1992 में पद्म भूषण की सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। 2003 में सोनल पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी बनी थी। तो याद रखिएगा, पद्म भूषण विभूषण दोनों इनको मिल चुका था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा टेनिस। पूर्व विंबलडन डबल्स चैंपियनशिप सानिया मिर्जा ने 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। वह 2005 में WTA सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी और उन्होंने महेश भूपति के साथ 2 ग्रैंड स्लैम खिताब 2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स और 2012 फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स भी जीते। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपके बनते हैं ये क्वेश्चंस और आगे भी बनेंगे और अब भी बन रहे हैं, क्योंकि हर बार इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इनका नाम है। सक्सेना वह व्यक्ति है जिनके द्वारा भारत का संविधान जो है, मूल संविधान हस्तलिखित किया गया या अपने हाथों से लिखा गया। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 395 अनुच्छेदों, 8 अनुसूचियों और प्रस्तावना को हस्तलिखित करने हेतु 6 महीने के लिए रायजादा संविधान हॉल यानी कि अब संविधान क्लब में अपनी डेस्क पर रहे। कितने महीने? 6 महीने। 2024 के लिए चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग ECI ने सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाए जाने की घोषणा की है और ECI ने इस अभियान के लिए सचिन तेंदुलकर के साथ 3 वर्षों का करार भी किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले वर्ष लोकप्रिय अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन बनाया गया था। 2 क्वेश्चन इससे बने हैं 2024 के, यानी कि चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बने। एक तो 2024 का बना है और एक 2023 का बना है बेसिकली। तो आगे हम 2023 वाला भी आपको कवर करवाएंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो ये 1857 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ था 1857 में लड़ा गया था। इसे 1857 की क्रांति या भारतीय सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसे VD सावरकर द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा गया। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध घोषित किया। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल। कुछ बता रहे थे केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया, तो लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों के आंसर हमने दे दिए हैं। हम ऐसा नहीं रखते कि एक का आंसर दे दे एक का नहीं रखें, जो भी कंफ्यूजन है वो दूर किया जाए। दोनों का आंसर आपको इस क्वेश्चन में मिल चुका है। आपका दोनों में से एक ही बना होगा। और गाइस ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब से 2-3-4 बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। हो सकता है 2-4 बार और पूछ ली जाए जब तक एग्जाम चले। तो इनको तो आप अच्छे से कर लीजिएगा और आप सभी को पता हो गई है ऑलरेडी ये सारी चीज़ें, तो इसमें कोई याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपके चीज़ों ये ऐसी क्वेश्चन है जो आपको बेसिक क्वेश्चन से पता होना जरूरी है और सभी लोगों को बेसिकली पता होता भी है। तो साक्षरता दर की बात करें, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का कुल प्रतिशत है जो समझ के साथ पढ़ लिख सकता है।
साक्षरता हर देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति की कुंजी है और भारत में साक्षरता दर 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत में 12% से बढ़कर 74.07% है। क्लियर है, 74% है अभी वर्तमान में 74.07% 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग। क्लियर है, तो पहले कितनी थी 1947 में 12% थी मात्र, अब कितना गुना बढ़ चुकी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। गाइस इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है मौलिक अधिकारों का खंडन और हनन हो रहा है, तो सिचुएशन में आप किसका दरवाजा खटखटा सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता भी है और बनना है। यदि भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो क्या कर सकते हैं, उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार होता है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों में से किसी के भी पास में, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन से याद रखिएगा, यदि भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके पास सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है। भारत का संविधान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, कितने दिन का काम मिलता है, तो 100 दिन का मिलता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यह एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। इसे आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था और इसके तहत ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है दिन में, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गाइस, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आपको, तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो तो आपको पता होना ही चाहिए क्वेश्चंस का, उसके अलावा ये जो डिटेल बता रहे हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक या कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है, तो एल सुब्रमण्यम आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हमें बताया कि शहनाई वादक, किसी ने बताया वायलिन वादक पूछा है, हमने दोनों बता दिए हैं। तो अगर वायलिन वादक पूछा गया एल सुब्रमण्यम हो जाएगा, शहनाई वादक पूछा है तो ये हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, एस बल्लेस, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान और लोकेश आनंद, ये सारे जो है शहनाई वादक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ 21 मार्च 1916 को डुमराव गांव बिहार में, है ना। वह बहुत कम उम्र में अपने पिता पैगंबर बख्श खान के साथ वाराणसी में बस गए थे। बिस्मिल्लाह खां को भारत सरकार के द्वारा 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है मनु भाकर और तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किस खेल से है, सही जवाब हो जाएगा मनु भाकर का निशानेबाजी से, तेजिंदर पाल सिंह तूर का एथलेटिक्स से। तो ध्यान रखिएगा मनु भाकर भारत की एक ओलंपियन है जो एयर गन निशानेबाजी में प्रतिस्पर्धा करती है और उन्होंने 2018 ISSF विश्व कप में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक अर्जित किए। तेजिंदर पाल सिंह की बात करें, तेजिंदर पाल सिंह तूर एक भारतीय शॉर्ट पुटर है, क्लियर है, शॉर्ट पुटर ये हैं और 2018 में इन्होंने आयोजित एशियाई खेलों में के लिए भारत के लिए गोला फेंक में स्वर्ण पदक बेसिकली जीता था। अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका और कार्यपालिका की नियुक्ति कौन करता है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, इसका पैटर्न चेंज है, ऐसा उन्होंने बताया है जो उनको याद रहा है, बाकी ये एग्जैक्ट नहीं है। भारत के राष्ट्रपति आपको ऑप्शन में दे रखा था, क्लियर है। भारत का शीर्ष न्यायालय नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय है जिसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और हमारे संविधान में राज्य की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 अंगों में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसके अनुसार विधान पालिका का काम विधि निर्माण करना होता है, कार्यपालिका का काम होता है विधियों का कार्यान्वयन करना और न्यायपालिका को प्रशासन की देखरेख, विवादों का फैसला और विधियों की व्यवस्था करने का काम सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्षीय योजना थी, 2 पंचवर्षीय योजना थी, योजना कौन सी है, की अवधि क्या है। देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन बनाया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्षीय जो योजना है, 2 वर्षीय, इसको कट कर लीजिएगा, वहाँ पे चलेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो ये थी 1966-67 इसमें ये चली थी, क्लियरिंग। देखिए 1966 में ये खत्म हो चुकी थी, 1961 से 66 तक चली थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद में 66 से ये 2 वर्षीय योजना शुरू हुई थी, उसमें गैप था, योजना अवकाश उसको हम बोल सकते हैं। तो भारत सरकार ने वर्ष 1966-67 में एक वार्षिक योजना अपनाई और यहाँ 1965 में सूखे के कारण हुआ, उसके कारण आर्थिक संकट और अनिश्चितता उत्पन्न हुई थी। इस बिंदु पर योजना आयोग इन तत्कालीन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सामान्य पंचवर्षीय योजना से वार्षिक योजना में स्थानांतरित हो गया। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन है आपका मुद्रा करेंसी की आपूर्ति को क्या कहते हैं, मुद्रा की आपूर्ति को क्या कहते हैं, और ये कथन वाला आपका क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ऑप्शन याद नहीं रहे उनके। किसी समय विशेष में किसी देश के प्रसार में उपलब्ध मुद्रा तथा जमा के रूप में मुद्रा के अस्तित्व के योग को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। कंबाला उत्सव दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य कर्नाटक में आयोजित होने वाली एक वार्षिक भैंस दौड़ है। कंबाला उत्सव का मौसम नवंबर में शुरू होता है और मार्च तक चलता है। यह उत्सव भगवान शिव के अवतार भगवान कादरी मंजुनाथ को समर्पित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी। विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण उपकरणों की उपस्थिति के आधार पर 3 खंडों में विभक्त किया। ये 3 खंड कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है ब्रह्मोत्सव। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मोत्सव एक शुभ हिंदू पर्व है जो हर साल आंध्र प्रदेश में तिरुपति में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। किंवदंतियों के अनुसार इस त्योहार की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2023 के लिए चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन था? इस तरह से। और 2024 का भी पूछा गया, जो कि किसे बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। 2023 के लिए चुनाव आयोग का जो राष्ट्रीय आइकन थे ये थे पंकज त्रिपाठी। ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2023 में पंकज त्रिपाठी पर दाव खेलते हुए उन्हें अपना नेशनल आइकन बनाया था। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। तो भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान के अनुच्छेद 280 द्वारा अधिष्ठित किया गया है और वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की है और इसलिए सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है देवदासियां नृत्य या देवदासी नृत्य किस राज्य से किस नृत्य को कहते हैं? इस तरह से क्वेश्चन बना है तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देवदासी नृत्य जो है भरतनाट्यम को कहते हैं। भरतनाट्यम जो है देवदासी संस्कृति से जुड़ा था। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। और देवदासियों के नृत्य दासियट्टम या सादीर को भरतनाट्यम बनाकर अभिवाजित या अभिजाति जो बेसिकली बोला जाता है, तो अभिजाति उच्च कुलीन महिलाओं ने इसे अपना कृत्य बना दिया। तो सादीर इसको भी नाम दिया गया था। सादीर के नाम से किसको जाना जाता है? भरतनाट्यम के नाम से और किसे जाना जाता है? या भरतनाट्यम को और किस नाम से जाना जाता है? इस तरह से भी क्वेश्चन एक दिन आपका रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में है? तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में है। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की शक्ति की समीक्षा करने और कानून की वैधता या आदेश की तर्कसंगतता का निर्धारण करने को संदर्भित करता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके 20 के 20 क्वेश्चन एज इट इज हमने कवर करवा दिए आपको, जो आपके एग्जाम में 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ओनली आपको पोर्टल चार्ज पे करना है, बाकी पूरी तरह से ये टेस्ट सीरीज फ्री कर दी गई है आप सभी की डीमार्ट पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। क्लियर गाइज? और आपका जब भी एग्जाम हो आने वाले दिनों में तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करिएगा। हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है आदर का पर्यायवाची क्या होता है? तो आदर का होता है सत्कार, सम्मान, इज्जत, मान, कद्र, पूज्य भाव, प्रतिष्ठा, समादर। ये सारे आदर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है शीघ्र का पर्यायवाची क्या होता है? शीघ्र का होता है क्षिप्र, तीव्र, द्रुत, तुरंत, तेज। ये सारे शीघ्र के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? सबको बराबर समझना एक आंख से देखने का अर्थ होता है। शुल्क का विलोम क्या होता है? तो ये हो जाएगा निःशुल्क। धन का विलोम क्या होता है? तो ऋण हो जाएगा। सिर पर ठिकड़ा फोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी को बात बिगड़ जाने पर दोष देना, ये सिर पर ठिकड़ा फोड़ना इसको बोलते हैं। परस्पर शब्द वर्तनी आपको बतानी है, शुद्ध वर्तनी इसकी। तो परस्पर ये जो है शुद्ध है और ये परस्पर अशुद्ध है, तो इसमें ये शुद्ध हो जाएगा आपका शुद्ध वाला। क्लियर है? धन का महत्व या बेरोजगारी से संबंधित एक गद्यांश पूछा गया था जिसके 5 क्वेश्चंस बने थे। वर्तनी शुद्धिकरण से 2 क्वेश्चन बने, अनिकार्ती शब्द से क्वेश्चन आपका बना। रिक्त स्थान से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन बने, मुहावरे से क्वेश्चन बने, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन थे, वाची से क्वेश्चन थे, तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन पूछे गए, लोकोक्ति से भी क्वेश्चन आपके बेसिकली बन रहे हैं। और लगातार इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं गाइस। मैथ्स में औसत से आपका 1 क्वेश्चन बनाए, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन आप बनाए, एसआईसीआई से 2 क्वेश्चन, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन, 2D 3D से 1 क्वेश्चन है आपका, प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन है, लाभ हानि से 1 क्वेश्चन है, समीकारी से 2 क्वेश्चन आपका है, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन पूछा गया, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन है, अनुपात से क्वेश्चन है, आयु से है, बोडमा से और विभाज्यता के नियम से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा पजल से क्वेश्चन बनाए, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चंस बने, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, पेपर कटिंग से क्वेश्चन है, दिशा निर्देशन से क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया, कथन से 1 क्वेश्चन पूछा गया, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बनाए, 5 से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, आकृति से 1 क्वेश्चन। इसके अलावा
मिसिंग नंबर वाला जो टॉपिक है इससे भी एक क्वेश्चन बना है और नंबर सीरीज से भी एक क्वेश्चन आपका बना है। तो यहाँ पर हमने पूरे के पूरे टॉपिक भी आपको कवर करवाए कि किस तरह से आज का जो शिफ्ट है इसमें आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ तक कि पूरा ओवरव्यू आपको मिल चुका है कि किस तरह का आज का आपका पेपर आया है। और इसी तरह डेली बेसिस पर अगर आप चाहते हैं कि आपको सटीक 100% एक्यूरेट एनालिसिस मिलता रहे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट उससे पहले भी आपको एक काम करना है, जिन लोगों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है उनका, तो आपका जब भी एग्जाम हो, जिस भी शिफ्ट में एग्जाम हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये नंबर, इन नंबर पर जब भी आपका एग्जाम हो आप हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको 100% एक्यूरेट और सटीक एनालिसिस दे पाएँ। क्लियर है? ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पता चल जाए और एग्जैक्ट क्वेश्चंस पता चल जाए तो हम आपको सटीकता से हर एक क्वेश्चंस का और पूरा पेपर सोल्व करवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को भी जुड़ जाएगा, टेलीग्राम पर भी आप हमें बता सकते हैं। क्लियर है? और ये टेस्ट सीरीज अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइज कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।